नमस्कार मेरा। प्रणाम सर। खुश रहिए शुभम जी। और ठीक है? जी सर। तैयारी ठीक चल रही है? जी जी, बिल्कुल। चलिए जुटे रहिए। हमको लग रहा है कि 11 तारीख को पेपर है फरवरी में, हाँ। और 17 मार्च को शायद पीसीएस का है। जी 17 मार्च को नोटिफिकेशन है। 17 मार्च, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मतलब वो ऐसे जो दिखा जो मतलब वायरल हो रहा है। जी जी जी। नहीं, जुटे रहिए, है ना? और जी एक से दो काज होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर, अब चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करने की ओर हम अग्रसर हैं, तो आज एक क्रांतिकारी आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का छूट गया था, और उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, क्रांतिकारियों की एक पहुंच, जिस तरीके से हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी, उग्रवादी, ठीक है, या जिसको नरम दल गरम दल के रूप में जानते हैं, उसी की पैरेलल एक और दल कार्य कर रहा था, जिसे क्रांतिकारी दल तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रांतिकारी जो व्यक्तित्व था वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गया था। ठीक है, देखिए उस समय की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में इनका उभार होता है परिस्थितियों में। और उस समय भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश एक क्रांतिकारी आंदोलन के गढ़ बनते हैं। ठीक है, देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना के उपरांत आपको पता ही होगा कि दो विचारधारा एक साथ चली। ठीक है, एक संवैधानिक सुधार की तरफ अग्रसर थी, और दूसरा जो है वो आदर्शवाद से प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी, मतलब अपनी मांग मनवाने का कार्य कर रही थी। ठीक है, जिसमें बाल पाल, लाल बाल पाल आपके गरम दल से संबंधित थे, और शेष जो नेता थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी इत्यादि जितने भी लोग थे, वो आपके नरम दल से संबंधित थे। नरम दल के लोग संवैधानिक सुधार की जो उनकी क्रियाकलाप थे उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, और गरम दल के लोग आदर्शवाद से प्रेरित थे। इन्हीं परिस्थितियों में क्रांतिकारी आंदोलन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अच्छा, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियों में क्रांतिकारी लोग जो है, जैसे तिलक ने क्या किया था, तिलक ने एक नारा दिया था कि अनुनय विनय नहीं बल्कि युत्साह। ठीक है, उनका कहना था कि यदि अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों की हम हत्या भी कर सकते हैं, यदि कर्मफल में लिप्त न रहकर अपने कर्म किया जाए तो उसका कोई दोष नहीं होता। इत्यादि विचारधारों से हमारे क्रांतिकारी लोग उससे प्रभावित नजर आते हैं। और उस समय फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी पहले ही, अब 1789, अमेरिका की स्वतंत्रता, ठीक है, इंग्लैंड में पुनर्जागरण, ठीक है, और इन सब चीज़ों से भी हमारे क्रांतिकारी जो है लोग उससे प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, हम देखते हैं पूरे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान उसके दो फेज आते हैं। एक की शुरुआत जब से होती है प्रारंभ से लेकर 1917 तक, और दूसरा फेज आता है 1924 से लेकर 1934 तक। यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन के दो फेज आते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, इसके दो फेज, एक फेज क्या है, प्रारंभ से 1917 तक, ठीक, और दूसरा जो फेज शुरू होता है वह 1924 से 1934 तक। ठीक है, प्रथम फेज की खासियत ये थी, ठीक है, कि प्रथम फेज में
जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो आध्यात्मिक पुट को समाहित किए हुए था। जैसे शक्ति की पूजा, गणेश की पूजा, योग दर्शन, ये सब एक आध्यात्मिक जो थे वो पुट इस आंदोलन में समाहित थे। कब? प्रारंभ से लेकर 1917 तक। ठीक है। द्वितीय फेज में आपको इस तरीके से आध्यात्मिक पुट का अभाव नजर आएगा, उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक, एक बात इसकी हुई क्रांतिकारी आंदोलन की। दूसरी बात क्या होती है कि क्रांतिकारी आंदोलन जो का प्रथम जो फेज था वो व्यक्तिगत हत्या के दर्शन पर आधारित था। ठीक है, व्यक्तिगत शौर्य पर आधारित था, व्यक्तिगत हत्या के दर्शन पर आधारित था। द्वितीय फेज में क्रांतिकारी आंदोलन संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष और सशस्त्र विद्रोह पर आधारित था। 1924 से लेकर 1934 का जो फेज आपको मिलेगा। ठीक है, और प्रारंभ से लेकर 1917 का जो फेज मिलता है वो व्यक्तिगत हत्या। ठीक है, अंग्रेजों को यहाँ पर इसको शूट कर दो, यहाँ पे मार दो, इसको भगा दो, इस तरीके का उनका अभियान था। दूसरा था कि प्रथम फेज में इनकी रणनीति में अंग्रेज को भगाओ, एक ही उद्देश्य इनका शामिल था। शेष इनका कोई बाद का इनका कोई कार्यक्रम नहीं था कि किस तरीके से भारत को किस दिशा में हम आगे ले जाएंगे, ये प्रथम फेज में नजर नहीं आता। ठीक है, द्वितीय फेज में क्या था कि अंग्रेजों को भगाने के साथ साथ इनका एक समाजवादी रुख भी हमारे सामने प्रस्तुत होता है, एक रुझान भी नजर आता है कि वो भारत को इस तरफ मोड़ना चाहते हैं, उनके राजनीतिक क्रियाकलाप इस तरफ जाना चाहते थे, एक समाजवादी रुझान हमको नजर आता है। ये तीन प्रमुख अंतर आपके हैं, प्रथम फेज और द्वितीय फेज। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो महाराष्ट्र से होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में फेज को अब बल्कि आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रथम फेज में क्या क्या था। एक आध्यात्मिक पुट था, शक्ति पूजा, गणेश पूजा, योग इत्यादि की बातें होती थी। द्वितीय फेज में ये सब चीजें नहीं थी। प्रथम फेज में इनका व्यक्तिगत हत्या का दर्शन था, व्यक्तिगत शौर्य का दर्शन था। ठीक है, और वहां पर संस्थाओं के विरुद्ध संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह था द्वितीय फेज में। और प्रथम फेज में ये सब क्या करते थे, इनका कोई आगामी भारत की राजनीतिक जो रणनीति क्या होनी चाहिए इसका कोई उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता, न कोई इनका विचारधारा थी। लेकिन द्वितीय फेज में क्या था कि अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के बाद एक समाजवादी दर्शन हमको नजर वहां पर आता है। ठीक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब द्वितीय फेज के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। तो ये मेरा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। क्रांतिकारियों ने कहा ना कि मरकर भी ना निकलेगी, दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी ये खुशबू हुए वतन आएगी। इन्होंने अपने को सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था भारत की स्वतंत्रता की खातिर, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की खातिर। इसके जो केंद्र शुरू होते हैं, प्रथम जो शुरू होता है वो महाराष्ट्र से। ठीक, महाराष्ट्र में शुरुआत कहाँ से होती है? 1897 से, 1890 से। यहाँ पर एक व्यायाम मंडल की स्थापना हुई, व्यायाम मंडल। ठीक है, इस व्यायाम मंडल से महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण इस व्यायाम मंडल से जुड़ते हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की और उसमें नाम क्या था? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक, इन्हीं को चापेकर बंधु कहा जाता है, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की और इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के नवयुवकों को या अपने आसपास के क्षेत्र के जो नवयुवक थे उनको देश पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार करना। ठीक है, उनको इस तरीके से प्रेरणा प्रदान करना। ये किसके? व्यायाम मंडल की स्थापना 1897। चित्पावन ब्राह्मण, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण
चापेकर। उसी समय एक घटना घटित होती है। उस समय घटना क्या घटित होती है, 1897 में पूना में प्लेग फैलता है। ठीक, आपके व्यायाम मंडल 1897, इसको ध्यान में रखिएगा। दामोदर हर चापेकर और बालकृष्ण हर चापेकर, महाराष्ट्र, यहीं से शुरुआत हमारी होती है। 1897 में पूना में प्लेग फैलता है। ठीक है, और पूना 1897 प्लेग, ठीक, और अंग्रेज अधिकारियों की उदासीनता को देखते हुए यहाँ पर दामोदर या चापेकर बंधुओं ने, इनको चापेकर बंधु कहा जाता था, चापेकर बंधुओं ने पूना के रैंड और आर्यस्ट दो अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। ये पूना के कमिश्नर रहते हैं, रैंड और आर्यस्ट, ये दो अधिकारियों की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। कब? 1897 में। और शीघ्र ही इनको पकड़कर फांसी की सजा दे दी जाती है, यानी कि चापेकर बंधु इसी मामले में फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। ठीक है, फांसी दे दी जाती है। किसकी हत्या? रैंड और आर्यस्ट, कहाँ के? पूना के थे। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देता है। अब 1897 की दो घटना, एक व्यायाम मंडल की स्थापना और दूसरा पूना के अधिकारी रैंड और आर्यस्ट की हत्या। ठीक, चापेकर बंधु पकड़े जाते हैं, इनको फांसी की सजा दी जाती है। और उसी समय 1899 में 1899 में महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना होती है। मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सावरकर। सर 1 मिनट रुक जाइए। जी बताएं अभिलाषा जी। जी सर। क्या कह रही हैं? वो सर कॉल आ रही थी ना आप पे, तो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा, कॉल आ रही थी। अच्छा, कॉल आ रही। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है बात। ठीक है, 1857 में 1899 में महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना होती है। और यही मित्र मेला संगठन जो है 1904 में अभिनव भारत में बदल जाता है। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कहा जाता है? अभिनव भारत में बदल जाता है। ठीक है, स्थापना की किसने किया था? गणेश सावरकर और दामोदर विनायक हर दामोदर सावरकर, ये इन्होंने इसकी वीडी सावरकर जिन्हें कहा जाता था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब इन्होंने महाराष्ट्र के आसपास क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जगह जगह बम बनाने के और शस्त्र बनाने के कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, और इसी मित्र मेला से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति आपके मित्र मेला संगठन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति पीएन वापट, ये जाते हैं रूस में और वहाँ पर बम बनाने की तकनीक सीख कर आते हैं। और वहाँ महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में वो छोटे छोटे बम बनाने के कारखाने स्थापित करते हैं। लेकिन कोल्हापुर में बम बनाने का एक कारखाना बनाया गया था और वहाँ पर विस्फोट हो जाता है, जिससे इनके ये गुप्त जो कार्यक्रम थे इसका पता अंग्रेजों को लग जाता है। ठीक है, और यहाँ कई गिरफ्तारियां होती हैं। ठीक, इसके बाद आप देखते हैं कि 1909 में, अब यहाँ देखिए महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे थे,
1909 में, ठीक है, 1909 क्या 1908 में, 1908 में गणेश सावरकर को क्रांतिकारी कविताएं लिखने की वजह से इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, ठीक है, जिससे क्षुब्ध होकर, और आजीवन कारावास की सजा किसने सुनाया, उसने सुनाया कि नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्शन किसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, गणेश सावरकर को, ठीक है। और इसी जैक्शन को यह सुनाया था कब, जून 1909 में, ठीक है। और फिर दिसंबर 1909 में अनंत कन्हारे नामक व्यक्ति ने, जो नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्शन, इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक। और फिर नासिक षड्यंत्र केस के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और फिर इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है, ठीक है। ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित गतिविधियां थी। शुरुआत कहाँ से हुई, व्यायाम मंडल से 1897 में ही इन्होंने व्यायाम मंडल के सदस्य जो आपके थे चापेकर बंधु, वो मुंबई में एक विक्टोरिया की मूर्ति थी, उस पर कालिख पोतकर अपने आक्रोश को जाहिर किया था, ठीक है। 1897 में इन्होंने पूना के 2 अंग्रेज अधिकारी रैंड और आर्यस्ट की हत्या कर देते हैं। चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा सुनाई दी जाती है और उसके बाद 1899 में सावरकर के द्वारा, बंधुओं के द्वारा मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना होती है। वह BN पापड़ को भेजता है जर्मनी भेजता है, जहाँ रूसी एक सैन्य प्रशिक्षण रहता है, वहाँ पर वो बम बनाने की तकनीक सीख कर आते हैं और जगह जगह महाराष्ट्र में विभिन्न केंद्र खोले जाते हैं। कोल्हापुर में एक जगह बम विस्फोट होने से वह पता चल जाता है और उसके बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनको आजीवन कारावास दिया जाता है। फिर 1909 में, जून 1909 में गणेश सावरकर को नासिक के मजिस्ट्रेट उन्होंने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से इसकी हत्या करने का जिम्मेदारी किसने लिया था, अनंत कन्हारे ने। और अनंत कन्हारे इसकी दिसंबर में जैक्शन की हत्या कर देते हैं और महाराष्ट्र में एक गतिविधियां यहीं पर फिर शांत होती है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या है, बंगाल गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनकर उभरता है, ठीक है। और बंगाल में ही आपके 1905 का बंगाल विभाजन आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर कई संस्थाओं की स्थापना होती है, ठीक है। उन संस्थाओं की में एक प्रमुख संस्था होती है अनुशीलन समिति, ठीक। अनुशीलन समिति बंगाल में कई जगह इसकी शाखाएं स्थापित होती है, ठीक है। एक शाखा आपकी बंगाल के ढाका में होती है, एक शाखा कलकत्ता में होती है, एक शाखा आपके बंगाल में कलकत्ता के पास एक और स्थान है वहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो जो एक शाखा इनकी बंगाल में कलकत्ता में होती है, अनुशीलन समिति की शाखा कलकत्ता, ठीक है। एक कलकत्ता में जो शाखा स्थापित होती है उसकी स्थापना किया था जतीन्द्रनाथ बनर्जी, ठीक है। और जो ढाका में स्थापना होती है, ढाका में यह होती है पुलिन दास के द्वारा, ठीक है। और अनेक
क्रांतिकारी छोटे छोटे मतलब गतिविधियों को संचालित करने के लिए छोटी छोटी संस्थाएं स्थापित होती हैं। जैसे आपके बारिशाल में स्वदेश बांधव समिति, स्वदेश बांधव समिति। फरीदपुर में, बंगाल के फरीदपुर में व्रती समिति, मैमनसिंह में यहाँ पर आपके सुहृद समिति, ठीक। और कलकत्ता में ठीक है, यहाँ पर साधना समिति। अब समझ लीजिए बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को, बंगाल का विभाजन जब हो गया था तो उस समय क्रांतिकारी आंदोलन बहुत जबरदस्त चरम सीमा पर बंगाल में पहुंचा था। और कौन सी समिति? अनुशीलन समिति, कलकत्ता में जतिन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा, ढाका में पुलिन दास द्वारा, ठीक है। और एक जो है अलीपुर नामक स्थान पर अनुशीलन समिति स्थापित की गई थी सतीश चंद्र बसु के द्वारा, ठीक है। और इसी में प्रमथनाथ मित्रा भी इससे जुड़ते हैं। प्रमथनाथ मित्रा इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे अनुशीलन समिति, बारिशाल में स्वदेश बांधव समिति, फरीदपुर में व्रती समिति, मैमनसिंह में सुहृद समिति और कलकत्ता में साधना समिति इत्यादि समितियां गुप्त रूप से और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करती थी। इनके द्वारा जो क्रियाकलाप होते थे उसमें मुख्यतः क्या होता था? मुख्यतः होता था कि समाचार पत्रों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के मन में, ठीक है, उनके प्रति घृणा की भावना भरना। एक प्रमुख क्रियाकलाप ये होता था कि समाचार पत्रों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के मन में घृणा की भावना भरना, ठीक है। और जो पूर्व हमारे क्रांतिकारी व्यक्ति पूर्व के रहे हों और जो शहीद व्यक्ति रहे थे, उनके व्यक्तित्व को आधार बनाकर नाटक के द्वारा, ठीक है, नाटक के द्वारा जनता को जागृत करना, ठीक है। जगह जगह शस्त्र बनाने का, बम बनाने के कारखाने स्थापित करना, ठीक है। और ये धन इकट्ठा करके गुप्त रूप से लोगों को, गुप्त या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम इनके उसमें शामिल था, ठीक है, एजेंडे में शामिल रहता था। अब ये सब समितियां बंगाल में जब बनी है और इस समिति में उस समय के जो प्रमुख लीडर थे, क्रांतिकारी जो लीडर थे, उस पे आपके अरविंद घोष, ठीक, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष, प्रमथनाथ मित्रा, ठीक, सतीश चंद्र बसु, इत्यादि लोग शामिल थे। अरविंद घोष ने, चूंकि बंगाल में उस समय स्वदेशी आंदोलन भी चल रहा था और आपको मैंने बताया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान कि बंगाल में जब नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के रूप में, तो यहाँ पे अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया जाता है।
इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता को एक राष्ट्रवादी भावना भरने का कार्य कर देती थी। इनके द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली जाती थी वो पत्रिकाएं एक थी आपके भवानी मंदिर, या इन्होंने 1905 में, ठीक। इसके साथ साथ अरविंद घोष की जो पत्रिका थी उसको आप ध्यान में रखिएगा, एक भवानी मंदिर और एक वर्तमान रणनीति और एक पत्रिका वंदे मातरम, ठीक है। ये किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा निकाली जाती थी, ठीक है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। भूपेंद्र नाथ बसु ने युगांतर नामक पत्रिका का संपादन किया था और इन्होंने युगांतर नामक संगठन भी निर्मित किया था, ठीक है। कौन? भूपेंद्र नाथ। जितेंद्र नाथ बनर्जी जो है इनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था, बाघा जतीन के नाम से, ठीक है। और ये 1915 में एक मुठभेड़ में ये मारे जाते हैं बारिशाल में, ठीक है। ये आपके जितेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। ब्रह्म बांधव उपाध्याय वो व्यक्ति थे जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, टैगोर क्या कहा था? गुरुदेव। और इन्होंने संध्या नामक समाचार पत्र निकाला। युगांतर जो संगठन था और युगांतर नामक जो समाचार पत्र था, उन्होंने कहा था, उनका कहना क्या था कि हमको अंग्रेजों के विरुद्ध जो हमारे 30 करोड़ भारतीय हैं वो अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं और हमको ताकत का जवाब, ताकत का मुकाबला ताकत से करना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका था? युगांतर नामक समाचार पत्र का, जो भूपेंद्र नाथ दत्त इसको संपादित करते थे, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पर संपादन क्रियाकलाप, और वो भी कब? आपके स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनके द्वारा किया गया, ठीक है। आप यहाँ क्या करिएगा कि जो प्रमुख आपके संस्थाएं थी, एक युगांतर की, एक अनुशीलन समिति की, एक सुहृद समिति की, एक प्रति समिति की, साधना समिति की, इन संस्थाओं के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी निकाली गई थी उनको भी आप याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए ये चल ही रहा था कि 1909 में, ठीक है, यहाँ पर मुजफ्फर 30 अप्रैल 1908 की घटना जरा देखें। बंगाल में 30 अप्रैल 1908, ठीक। बंगाल प्रेसिडेंसी में एक स्थान आपका है मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर का जो जज रहता है उसका नाम था किंग्सफोर्ड, ठीक है। या बंगाल के विभिन्न पत्रिकाओं में जो राष्ट्रीय गतिविधियां प्रकाशित होती थी, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जो राष्ट्रवाद की या सरकार के विरुद्ध जो गतिविधियां होती थी, उसके विरुद्ध इसने जो है लोगों को सजा सुनाई थी। और इससे जो है क्रुद्ध होकर दो व्यक्ति, एक प्रफुल्ल कुमार चाकी और दूसरा खुदीराम बोस, ये दोनों मिलकर मुजफ्फरपुर के जो जज थे महोदय, क्या नाम था? किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या कर देते हैं।
यह घटना कब होती है? यह घटना होती है 30 अप्रैल 1908 को। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी की सजा दे दी जाती है। फांसी की सजा किसको? खुदीराम बोस को। और प्रफुल्ल चाकी जो है वह अपनी ही गोली से आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। अब देखिए कलकत्ता में जब ये घटना हुई 1908 में, तो कलकत्ता जब बंगाल प्रेसिडेंसी के आसपास काफी छापेमारी की गई अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा। जब छापेमारी की जाती है तो उसी समय, ये जरूर आप याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, मेरे दिमाग से, हम लोगों के दिमाग से कभी पलट जाता है कि आत्महत्या किसने की, फांसी किसको दी गई थी। तो ठीक है, तो फांसी किसको दी गई? खुदीराम बोस को। ठीक है। और आत्महत्या किसने की थी? प्रफुल्ल कुमार चाकी ने की थी। ये बहुत कई बार कमीशन के द्वारा पूछा गया है। ठीक है। तो ये जब घटना होती है 1908 में, तो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में काफी छानबीन शुरू हो जाती है, काफी जगह छापे मारे जाते हैं। उसी छापेमारी के दौरान कलकत्ता के माणिक तला नामक स्थान पर, क्या नाम है? माणिक तल्ला। ये कहां पर है? कलकत्ता में। इस स्थान पर छापेमारी के दौरान बम बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। बम बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद करीब 35-36 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। ठीक है। और इसमें जो है माणिक तला में बम बनाने के कारखाने को में मुखबिरी का काम किसने किया था? मुखबिरी का काम किया था नरेंद्र दत्त गोसाई। यह अंग्रेजों से मिलकर उनको ये सूचना उपलब्ध कराया था कि माणिक तला में बम बनाने के कारखाना है, और यहाँ पे छापामारी के दौरान इनको सबको गिरफ्तार किया जाता है। और नरेंद्र दत्त गोसाई ने मुखबिरी का काम किया, और इसी से नरेंद्र दत्त गोसाई को, इसी मुखबिरी करने की वजह से कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है। प्रश्न ये पूछा गया है कि माणिक तल्ला षड्यंत्र केस में किसने मुखबिरी का कार्य किया था? तो मुखबिरी का कार्य किसने किया था? नरेंद्र दत्त गोसाई ने किया था, और इसकी हत्या, इसका बदला किसने लिया? कन्हाई लाल दत्त ने। ठीक है। और सत्येंद्र नाथ बसु ने इसकी मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन इस माणिक तला केस में कई लोग फंस जाते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और इसी मुकदमे में आपके अरविंद घोष भी फंस जाते हैं। ठीक है। लेकिन आपके C.R. दास ने, ठीक है, इनकी पैरवी कर, इनकी वकालत कर इन्हें इस केस से छुड़वा लेते हैं, और करीब 34-35 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और जब ये छूट जाते हैं तो यह इन्होंने कर्मयोगिनी पत्रिका नाम से, कर्मयोगिनी पत्रिका का प्रकाशन किया, और फिर प्रकाशन करने के बाद इन्होंने अपनी राष्ट्रीय गतिविधियों को जब पत्रिका में प्रकाशित करवाने का कार्य किया, तो फिर इनके ऊपर सरकार चाबुक चलाना प्रारंभ करती है, और फिर ये भाग कर चले जाते हैं कहाँ? पांडिचेरी में। और पांडिचेरी में ही इन्होंने ओरविले नामक आश्रम की स्थापना की। ओरविले
और फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हो जाते हैं। अरविंद घोष फिर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होते। ठीक है, ये आपका हुआ माणिकतला षड्यंत्र केस। ठीक, घटना कब हुई? आपके 1908 में खुदीराम किंग्सफोर्ड की हत्या के उपरांत। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा की गई थी। अंत में एक ने आत्महत्या कर ली और एक को फांसी की सजा सुनाई जाती है, और फिर छापामारी के दौरान माणिकतला षड्यंत्र केस समझ में आता है। ठीक, उसके बाद इस दौरान एक घटना होती है दिसंबर 22 दिसंबर 22/23। ठीक है, दिसंबर 1912 को। ठीक, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। 1912 में कलकत्ता राजधानी के रूप में परिवर्तित कर कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई थी, और इस दिल्ली राजधानी में आपके उस समय के तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड यह दिल्ली प्रवेश कर रहा था। ठीक, चांदनी चौक नामक स्थान पर इसके ऊपर बम फेंका जाता है। और बम फेंकने का काम किसने किया था? बम फेंकने का काम रास बिहारी बोस। ठीक, और प्लस इसके साथ आपके बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास। ये दोनों जो है बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास स्त्री के वेश में ठीक है, ये आते हैं, बम फेंकने का कार्य करते हैं, लेकिन संयोग से वह बम उस पे लग नहीं पाता और उसका कोचवान मारा जाता है। ठीक है, और उस समय इन गतिविधियों का जो प्रमुख मास्टरमाइंड था वो दिल्ली का मास्टर अमीचंद था। मास्टर अमीचंद था। ठीक है, इसमें शामिल कौन थे? बसंत विश्वास, मनमथ विश्वास, रास बिहारी बोस, मास्टर अमीचंद। ठीक है, और बाल मुकुंद, ये इसमें शामिल थे। और इस पे जब लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है, वो बच जाता है, तो इन लोगों के ऊपर गिरफ्तार करने का दबाव किया जाता था, जिसमें जो है ये सब गिरफ्तार होते हैं और रास बिहारी बोस भाग निकलते हैं। ठीक है, और दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, और इनको पकड़वाने में जो है दीनानाथ ने मुखबिरी की भूमिका निभाई थी। दीनानाथ नामक व्यक्ति ने मुखबिर का काम किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस में या माणिकतला षड्यंत्र केस में नरेंद्र दत्त गोसाई ने किया था, और दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने किया था? आपके दीनानाथ। ठीक है, और पकड़े कौन जाते हैं? पकड़ा जाता है आपके बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास और आपके मास्टर अमीचंद और बाल मुकुंद। ठीक है, और इनके ऊपर क्या चलाया जाता है? दिल्ली षड्यंत्र केस, और इन सबको फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, और रास बिहारी बोस भाग जाते हैं और वो यूरोप होते हुए फिर जापान निकल जाते हैं। और यही रास बिहारी बोस है, फिर जापान में जब सुभाष चंद्र बोस के वक्त आता है तो उसी समय इन्होंने वहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ। अब जरा देखिए गतिविधियों का केंद्र, ये तो
आपके कलकत्ता का था, कलकत्ता के पास दिल्ली का था। आपके पंजाब नामक, पंजाब में जो प्रमुख नेता थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, वो थे लाला हरदयाल लाला लाजपत राय और अजीत सिंह और सूफी अम्बा प्रसाद ये कहां पर थे? ये पंजाब में थे। ठीक है। बाद में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को जो है सजा सुनाई जाती है और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। ठीक, ये दोनों चले गए, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह ने एक क्रांतिकारी संस्था मुहब्बाने वतन की स्थापना की थी। मुहब्बाने वतन की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने की थी। और सूफी अम्बा प्रसाद ने भारत माता समिति की स्थापना की थी। भारत माता समिति की स्थापना ये पूछ सकता है, मुहब्बाने वतन की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह ने की थी। ठीक है। और भारत माता समिति की स्थापना सूफी अम्बा प्रसाद ने की थी। और यही लाला हरदयाल, जब इनके ऊपर अंग्रेजों का दबाव बढ़ता है तो ये भाग कर चले जाते हैं कहां? अमेरिका। ठीक है। और लाला लाजपत राय को क्या होता है? मांडले जेल। अजीत सिंह को मांडले जेल और सूफी अम्बा प्रसाद, और ये लुप्त होकर ये अपना गतिविधियों को गुप्त रूप से गतिविधियां अपनी चलाते हैं। ठीक है। ये पंजाब का था। उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में गतिविधियों का केंद्र उस समय बनारस और इलाहाबाद था। और सुंदरलाल, उत्तर प्रदेश में गतिविधियों का केंद्र क्या था? बनारस और इलाहाबाद। ठीक। बनारस में किसने? सुंदरलाल ने क्रांतिकारी भावना का अलग इन्होंने जगाया था। और जब बनारस पर इनका दबाव बढ़ा तो ये चले आते हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद में ये अपने क्रांतिकारी भावना का फैलाव करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हमारे प्रथम फेज के इलाहाबाद मतलब क्रांतिकारी आंदोलन की ये मुख्य केंद्र रहे। ठीक है। और जब यहाँ के बाद जब यहाँ पर दबाव पड़ता है तो ये लोग चले जाते हैं कहाँ? विदेश। और जब विदेश जाते हैं, जैसे लाला हरदयाल चले गए कहाँ? अमेरिका चले गए। इसी तरीके से अन्य व्यक्ति भी थे, और वहाँ विदेशों में भी आपके क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करने का कार्य किया था। तो विदेश में हम देखते हैं कि विदेश में एक लंदन और दूसरा आपका पेरिस, ठीक, तीसरा आपका अमेरिका, ये तीनों क्षेत्र जो है आपके क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। ठीक। लंदन में सर्वप्रथम 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कहां पर? लंदन में। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या स्थापित किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप ये भी ना भूलिएगा कि पता चला दिमाग में रहता है कि लंदन, पेरिस, जिनेवा, अमेरिका, तो आप बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रखिएगा कि 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, और इन्होंने एक अखबार जो है निकाला वहां पर, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट या इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रकार का इन्होंने प्रकाशन किया था।
और लंदन में भी इन्होंने एक इंडिया हाउस का निर्माण कराया था, जो कि लंदन आने वाले क्रांतिकारी लोगों के रहने का एक स्थान था। ठीक है, और इसी इंडिया हाउस में उस समय लाला हरदयाल पहले जुड़े, उसके बाद आपके बीडी सावरकर जुड़े, मदन लाल ढींगरा जुड़े, और इन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक स्कॉलरशिप 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन्होंने दिया, मतलब वो निर्मित किया था देने के लिए क्रांतिकारियों को। ठीक है, उसकी स्थापना की थी कि स्कॉलरशिप दिया जाएगा, और उसके बाद वह स्कॉलरशिप शिवाजी के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से यह स्कॉलरशिप दिया जाता था, और क्रांतिकारी लोग लंदन में आकर भावना का प्रसार और गतिविधियों को प्रसारित कराते थे। ठीक है, तो यह इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 लंदन में इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना, एक आपका अखबार निकाला, और उसके बाद इंडिया हाउस की स्थापना की, और इन्होंने 1,000 रुपए के 3 स्कॉलरशिप जारी किए थे, और किसके नाम से? शिवाजी के नाम से, राणा प्रताप के नाम से, और अकबर के नाम से। ठीक है, ये स्कॉलरशिप जारी किया गया था, और इसमें आपकी इस सोसाइटी से जुड़ने वाले लोग कौन थे? मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल और वीर सावरकर, ये प्रमुख व्यक्ति इससे जुड़े थे। जब लंदन में अंग्रेजों के द्वारा इनके गतिविधियों की भनक अंग्रेजों को लगी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, तो यह लंदन छोड़कर पेरिस भाग आते हैं। ठीक है, और पेरिस से अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं, और पेरिस में उस समय पेरिस जो केंद्र था, उस समय पेरिस में मैडम भीखाजी कामा और सरदार सिंह जी भाई रेवा, ये दोनों पेरिस में क्रांतिकारी आंदोलन के केंद्र बिंदु बने हुए थे। तो अब पेरिस में जरा देख लीजिए, पेरिस, यहां पर कौन था? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ये पारसी थी। ठीक है, और सरदार सिंह जी भाई रेवा, एक नाम था। ठीक है, ये दो पेरिस से अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे। मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहा जाता था? भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, ठीक है, के नाम से इनको जाना जाता था। और इन्होंने 1907 में स्टुटगर्ट में 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं सोशलिस्ट द्वितीय इंटरनेशनल सोशलिस्ट का एक आयोजन किया गया था। कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब किया गया था? 1907 में। द्वितीय, इसको कहा जाता है द्वितीय इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, कहां पे हुआ था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जिसमें इन्होंने भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। और यहीं पर पहली बार भारतीय तिरंगा को इन्होंने लहराया था, और वह तिरंगा लाल, पीले और हरे रंग से बना हुआ था। ठीक है, कहां पर?
स्टुटगार्ट में। इसका प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वह 1904 में, वो भी एम्स्टर्डम में हुआ था प्रथम सम्मेलन। और वहां पर भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। तो पहली बार तिरंगा, जब कभी पूछा जाएगा कि पहली बार तिरंगा किस सम्मेलन में फहराया गया, कहां पे हुआ, तो वह जर्मनी के स्टुटगार्ट में किसने किया था, मैडम भिकाजी कामा ने। वह तिरंगा किस रंग का था, लाल, हरा और पीला रंग का, ठीक है। यह जर्मनी में गतिविधियों का केंद्र बिंदु, वहां पे पेरिस में गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं अमेरिका की तरफ, रुख करते हैं अमेरिका और कनाडा की तरफ। पहली बार आप अमेरिका हेडिंग डालिएगा, अमेरिका। यहां पर जिसकी जो शुरुआत होती है वो 1906 से होती है, ठीक है। 1906 में मोहम्मद बरकतुल्लाह ने पैन आर्यन संघ की स्थापना की थी। आर्यन संघ की स्थापना की थी, किसने किया था, मोहम्मद बरकतुल्लाह। किस जगह पर, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। दूसरा जो है 1907 में, या तो 1906 में हो गया, दूसरा 1907 में। 1907 में आपके रामनाथ पुरी ने एक संस्था स्थापित की थी कैलिफोर्निया में, हिंदुस्तान एसोसिएशन। कहां पर, कैलिफोर्निया में, ठीक है। किस, रामनाथ पुरी ने निकाली वहां पर ये आजादी, सर्कुलर ये आजादी, ठीक है। अब देखिए अमेरिका में जो शुरुआत होती है, मोहम्मद बरकतुल्लाह द्वारा न्यूयॉर्क में पैन आर्यन संघ की स्थापना की जाती है 1906 में। 1907 में रामनाथ पुरी ने हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की कैलिफोर्निया में, और सर्कुलर ये आजादी नामक पत्रिका प्रकाशित किया, ठीक है। उसके बाद 1908 में तारकनाथ दास ने, 1908, किसने, तारकनाथ दास ने एक अखबार निकाला, उसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। ये अखबार का प्रकाशन किसने किया था, तारकनाथ दास, ठीक है। उसके बाद आपका एक भारतीय स्वाधीनता लीग भी यहां पर स्थापित की गई थी, वह 1908 में भारतीय स्वाधीनता लीग। और यह लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी, केसी दास और तारकनाथ दास द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1913 में आपके सोहन सिंह भकना द्वारा, ठीक है, एक संस्था की स्थापना की जाती है। और वही संस्था बाद में 1913 में जो स्थापना की जाती है, वही संस्था गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करता है, और वही उसी संस्था का नाम बदल कर बाद में क्या पड़ जाता है, गदर आंदोलन के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद अमेरिका में गदर आंदोलन 1913 में, गदर आंदोलन, इस गदर आंदोलन के जो प्रमुख लीडर थे वहां पर वो थे लाला हरदयाल। ये जो है लाला हरदयाल उस समय कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक का काम करते थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, और फिर इसके साथ सोहन सिंह भकना, भाई परमानंद, ये गदर आंदोलन के प्रमुख लीडर थे। इन्होंने गदर पत्रिका का प्रकाशन किया, गदर पत्रिका का प्रकाशन किया, और यह पत्रिका अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, गुरमुखी, ठीक है, और इसका एक अंक जो है आपके, और हिंदी, ठीक, ये आपकी इस भाषा में ये पत्रिका प्रकाशित होती थी। ठीक है, गदर पत्रिका, और इसी पत्रिका के नाम से इसका आंदोलन का नाम क्या पड़ा, गदर आंदोलन 1913। ठीक है, और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काफी उपाय किए थे। वहां चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय शुरू हो गया था, तो काफी मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने के लिए यहाँ पर आए थे। कहाँ से, अमेरिका में। इसके बाद हम देखते हैं इस फेज का अंतिम जो चरण है, वह चरण जो है काबुल में एक अस्थायी सरकार की स्थापना के साथ समाप्त होता है। एक अस्थायी सरकार की स्थापना कब हुई, 1915। कहां पर, काबुल में, और इस सरकार को जर्मनी ने मान्यता प्रदान किया था। यह 1915 में किसके द्वारा, राजा महेंद्र सिंह द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है राजा महेंद्र सिंह के अलावा जो है मौलाना ओबेदुल्ला, ठीक, मौलाना बशीर, मोहम्मद अली, खुदा बख्श और मथुरा सिंह, शमशेर सिंह और सी पिल्लै इस सरकार में शामिल थे। और आपके बरकतुल्ला जो है, मोहम्मद बरकतुल्ला, ठीक है, इस सरकार के प्रधानमंत्री थे। और ओबेदुल्ला इस सरकार में गृह मंत्री बनाए गए थे, और महेंद्र सिंह इस सरकार के राष्ट्रपति चुने गए थे। यह पहली अंतरिम सरकार बनाई गई थी, कब, 1915 में। कहां पर, काबुल में। ठीक है, और इसके बाद 1917 तक या 1915 के बाद जो है प्रथम फेज की क्रांतिकारी गतिविधियां समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, मद्रास में जो है गतिविधियों का केंद्र जो रहा है मद्रास, वहां पर आपके वंची अय्यर, क्या नाम था, वंची अय्यर, और नीलकंठ
ये दोनों प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे और वहाँ पर तिरुनेवेली के मजिस्ट्रेट आसे की इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, वंशी अय्यर और नीलकंठ नामक व्यक्ति ने ये मद्रास में इन गतिविधियों का संचालन किया था। ठीक है, अब हम पुनः आपको एक बार समरी के रूप में इसको बता देते हैं कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भारत के बाहर आपको लंदन, पेरिस, अमेरिका, ये सब हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख केंद्र बिंदु थे। महाराष्ट्र से शुरू होता है, मित्र मेला संगठन, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना होती है और बंगाल में आपके अनुशीलन समिति, सुहृद समिति और प्रति समिति, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति, इस सब की स्थापना यहाँ पे होती है। और पंजाब में हम देखते हैं कि मुहब्बाने वतन अजीत सिंह के द्वारा और भारत माता सोसाइटी की स्थापना सूफी अम्बा प्रसाद के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम पेरिस में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, उनके द्वारा जो पत्र स्थापित किए जाते हैं, अखबार जो स्थापित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, वो आपका इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और फिर इन्होंने 3 वजीफा की घोषणा की थी और इनके द्वारा भारतीय युवकों को वो आमंत्रित करते थे और अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न करवाते थे। ठीक, ये थोड़ा सा एक बिंदु मैं भूल गया था, आप ध्यान रखिएगा कि 1909 में, जुलाई 1909 में मदन लाल धींगरा ने ठीक है, करजन वायली की हत्या की थी। करजन वायली की हत्या कहाँ पर? लंदन में की थी। ठीक, और करजन वायली की हत्या क्यों किया था? क्योंकि मदन लाल धींगरा इंडियन होम रूल सोसाइटी जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित था उससे जुड़े हुए थे और श्यामजी कृष्ण वर्मा उदयपुर के रहने वाले थे और करजन वायली उस समय जो है भारत सचिव का राजनैतिक सलाहकार हुआ करता था और उसके पहले वह उदयपुर में रेजिडेंट की हैसियत में रहता था और जिसने श्यामजी कृष्ण वर्मा को काफी प्रताड़ित किया था। ठीक है, इसलिए मदन लाल धींगरा ने करजन वायली की हत्या की थी जो उस समय भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे। ठीक है, तो आज हम प्रथम फेज हम लोगों ने अध्ययन किया और नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्रांतिकारी आंदोलन की द्वितीय फेज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें चंद्रशेखर, भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, इस सब की बातें आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो आप इसको जितना चीज़ मैंने बता दिया है, जितनी बातें मैंने आपको बताई है उसको अक्षरशः, ठीक है, और एक एक क्षण वाइज आप याद कर लीजिएगा तो आपके काफ़ी काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज इस लेक्चर को ये समाप्त करते हैं।